सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल का नमस्कार। मंजरी आपको भी नमस्कार। और राजुल जी आपको और सुनने वाली सभी सखी सहेलियों को मंजरी वर्मा का नमस्कार। और राजुल जी जब मौका आता है मिलने का तो एक इंतजार हो जाता है कि क्या होगा, कौन मिलेगा, कितने लोग मिलेंगे, है ना। हाँ। क्या क्या बातें होंगी। और कहते हैं ना कि इंतजार का जो फल होता है वो मीठा ही होता है। इंतजार का फल तो मीठा होता है, लेकिन मंजरी एक ये इंतजार का जो फल होता है वो सबको नहीं मिल पाता। उन्हें मिलता है जो इंतजार पूरे मन से, पूरे दिल से और अच्छी भावना के साथ करते हैं। देखिए आज मैंने बहुत मन से किया अच्छी भावना के साथ किया इंतजार। तो देखिए मुझे मौका मिला आपसे मिलने का। बिल्कुल। और वैसे ही इंतजार की ही तरह प्रेम भी एक ऐसी भावना है जिसका फल हमेशा मीठा होता है और ये हर मौसम में मिलता है और इसे कोई भी पा सकता है। जी। और प्रेम में एक संतोष होता है। आप जितना भी बांटते हैं प्रेम उतना ही आपको मिलता है। और प्रेम का तो अंत ही नहीं होता है। सब तरफ प्रेम है, लेकिन आपकी नजरें होनी चाहिए उस प्रेम को देखने के लिए, समझने के लिए और परखने के लिए। बिल्कुल। तो प्रेम को इतने सुंदर शब्दों में बांधने वाली आप और प्रेम के लिए इतनी सुंदर परिभाषा देने वाली एक और महान संत जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने कहा था कल जा चुका है, कल अभी आया नहीं है, हमारे पास केवल आज है। तो चलिए शुरुआत करें। बिल्कुल शुरुआत करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं महान संत मदर टेरेसा की। जी। उन्हें संत के रूप में हम जानते हैं, ये तो बात है, लेकिन ऐसे कितने ही लोग हैं जो उनके ममतामयी स्वरूप को पहचानते हैं और उससे बहुत ही ज्यादा अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल राजुल जी। और जब भी मदर टेरेसा की बात आती है तो उनके चेहरे की मुस्कान और उनका रूप एकदम सामने आ जाता है। तो मदर टेरेसा जो थी वो शुरू से ही बहुत ही अध्ययनशील थी और सुंदर भी थी और मेहनती थी वो। और इसके साथ साथ उनको गाना भी बहुत पसंद था। वो पढ़ाई के साथ साथ उन्हें गाने का भी बहुत शौक था। और अक्सर वो बहन के साथ अपने गिरजाघर में जाया करती थी। और 18 साल की उम्र में ही इन्होंने सिस्टर्स ऑफ लरेटो में शामिल होने का फैसला लिया था। और इसके लिए इन्होंने अंग्रेज़ी भाषा सीखी। वे वैसा मानती थी कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कड़ी बहुत ही कहीं अलग, बहुत बड़ी बात है। कि मतलब प्यार की जो भूख होती है वो रोटी की भूख से भी बहुत बड़ी है। सेवा का कार्य जो होता है वो बहुत ही कठिन कार्य होता है और इसके लिए क्या होता है कि सभी का सहयोग मिलना, उनका समर्थन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मदर टेरेसा का आज उनकी जन्म तिथि है 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे यानी मैसेडोनिया में उनका जन्म हुआ था। और इनके घर पिता जो थे वो एक साधारण व्यवसायी थे। उनका असली नाम था एग्नेस गोंजा बोयाजीजू। और गोंजा का मतलब असली मतलब ये होता है फूल की कली। तो सच में जो फूल की कली होती है खूबसूरत सी, खुशबू बिखेरने वाली, उसी तरह अपने गुणों की खुशबू बिखेरने वाली थी मदर टेरेसा। 5 साल की थी तब इनकी माता ने ही इनका लालन पालन किया और इनके 5 भाई बहन थे जिनमें ये सबसे छोटी थी। बिल्कुल। और देखिए ना, उन्होंने कहा ना कि जो मतलब प्यार और संतावना से लोगों की सेवा करते हैं, वर्षा करते हैं, कहने का तात्पर्य है कि प्यार की वर्षा करते हैं। और वहीं उन्होंने कहा जो भूखों को भोजन खिलाते हैं, बेघर वालों को शरण देते हैं और सभी से मतलब प्यार करते हैं, अपाहिजों को हर समय हृदय से लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो
वैसा हृदय होना चाहिए बिल्कुल। और उनके प्रति आदर सम्मान भी होना चाहिए। और मदर टेरेसा को रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से भी नवाजा गया। इन्होंने सन 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ली और सन 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना उन्होंने कलकत्ता में की थी। इसके अलावा उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, टेम्पल्टन पुरस्कार मिला, नोबेल शांति पुरस्कार मिला, भारत रत्न और पद्मश्री की उपाधि मिली उन्हें, और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। इस तरह के कई ऐसे पुरस्कार हैं जिससे उन्हें सम्मानित किया गया। और उन्होंने अपने विचारों से हमें बहुत कुछ सिखाया। उनके विचारों ने, उनके सेवा कार्यों ने बहुत कुछ सिखाया। मसलन वो कहा करती थी कि वे शब्द जो ईश्वर का प्रकाश नहीं देते, अंधेरा फैलाते हैं। तो वाकई जो किसी के मन में उम्मीद जगाएं, ऐसे ही शब्द बोलने चाहिए। और जो उनके पास रहे या जिनकी वो सेवा करती थी, उनको इन्हीं शब्दों से वो एक नई जिंदगी की उम्मीद से भर देती थी। बिल्कुल। और प्रेम भी इन्होंने कहा है कि प्रेम से एक शांति मिलती है। हाँ। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि प्रेम सब तरफ सबको बांटना चाहिए, तो शांति तो मिलती ही है। और इसी के साथ ही इन्होंने बहुत ही सुंदर विचार से ये बात कही थी कि यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते हैं तो किसी एक को ही खिलाइए, और जहाँ जाइए प्यार फैलाइए। जो भी आपके पास आए वो आपके पास आकर के खुश होकर ही जाए, ऐसा उन्होंने एक संदेश दिया था। और वो चाहती थी कि ये जो प्रेम का संदेश है वो सबके द्वारा सुना जाए, उसे बार बार कहा जाए। और उन्होंने कहा था कि जैसे दिए को जलाए रखने के लिए बार बार तेल डालते रहना ज़रूरी होता है, इसी तरह प्यार को, प्रेम को भी बार बार सबके बीच में बांटना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम जितना बांटा जाता है उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसीलिए वो कहती थी कि दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज अनंत होती है, उनका विस्तार बहुत बड़ा होता है। और ये भी वो कहती थी कि अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच का पुल है, इसलिए जीवन में अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अनुशासन के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है। और ऐसी जो महान शख्सियत है मदर टेरेसा जी, तो हम सभी को उनके कार्यों से, उनकी बातों से, उनके संदेशों से प्रेरणा ज़रूर लेनी चाहिए। तभी हम लोगों के प्रति आदर भाव, सम्मान रख सकते हैं और लोगों के लिए हम सेवा भाव से उनके लिए एक बात मुझे उनकी कही हुई बहुत अच्छी लगती थी। वो कहती थी कि हम सभी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान हैं। मतलब ईश्वर का हाथ और हम सभी कलम, हमें लिखना है। हमें गहरी बात उन्होंने कही। कलम का काम होता है लिखना, और हर कलम को कुछ न कुछ लिखना है। तो ये हमें तय करना है कि हमारी कहानी कैसी हो। वैसे कहानी कैसी भी हो, उस कहानी में अगर उम्मीद हो, अगर संगीत हो, उस कहानी में अगर दूसरों को मुस्कुराहट देने की बात हो, तो वो कहानी क्या बन जाती है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जी
जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाकई जीना तो उसी का नाम है जब हम अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, मुस्कुराने के लिए, सपने सजाने के लिए प्रेरित करें। बिल्कुल, और मुस्कुराते हुए जब हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो वो उसके लिए अच्छा ही होने लगता है, उसके भले के लिए होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मंजीरी, मुस्कुराहट की जब बात आती है तो जो किताबों के शौकीन होते हैं उन्हें अक्सर कोई किताब मिल जाती है और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है उसका कहना ही क्या। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, और इन किताबों के शौकीनों में हिंदी भाषा के उपन्यासों के जो शौकीन रहे हैं उन्होंने आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास जरूर पढ़े होंगे। बहुत बड़े गद्य लेखक, उपन्यासकार हिंदी भाषा के आचार्य चतुर्सेन, जिनकी आज जन्मतिथि है 26 अगस्त 1891 को उनका जन्म हुआ था। और अगर उनके बारे में ये कहा जाए कि उनके पास भाषा और विषय की अभिव्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा शब्दों का भंडार था तो ये गलत नहीं होगा। वास्तव में बहुत, जिसे कहते हैं ना शब्द संपन्न होना, वो शब्द संपन्न थे। और उन्होंने करीब 450 कहानियां लिखी। इसके अलावा जब वो उनके जीवन काल में ही उनकी प्रकाशित रचनाओं की संख्या 186 हो चुकी थी, जिसमें से उनके 32 तो उपन्यास थे। मतलब एक साधक की तरह वो लगातार लिखते रहते थे और ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। गद्य, काव्य, धर्म, राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे विषयों पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। और अगर हम उनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सोमनाथ, वयम रक्षामः, वैशाली की नगर बधू, सह्याद्री की चट्टानें, अपराजिता, केसरी सिंह की रिहाई, अमर सिंह और धर्मपुत्र जिस पर फिल्म भी बनी, मंदिर की नर्तकी, रक्त की प्यास, पत्थर युग के दो बुत, ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। हालांकि जो उनके उपन्यासों में जो एक से एक उपन्यास उनके उत्कृष्ट हैं, लेखनी बहुत ही कमाल की थी। लेकिन जो प्रसिद्धि वैशाली की नगर वधू या वयम रक्षामः या सोमनाथ को मिली वो उतनी ज़्यादा दूसरों को नहीं मिल पाई, क्योंकि ये इतने चर्चित उपन्यास हुए। और इसके साथ ही साथ धर्मपुत्र भी, उस पर तो फिल्म ही बन गई
कि इतने चर्चित उपन्यास कि मेरे ख्याल से कमोबेश सभी ने इन्हें पढ़ा होगा। और उन्होंने खुद वैशाली की नगर वधू के बारे में तो उन्होंने खुद ही लिखा था कि मैं अब तक की अपनी सारी रचनाओं को रद्द करता हूँ और वैशाली की नगर वधू को अपनी एकमात्र रचना घोषित करता हूँ। क्या बात है। और ख़ास बात यह है कि ये 1957 में पहली बार छपी थी और इसके बाद से उसके जाने कितने संस्करण छप चुके हैं। राजू जी, कुछ उपन्यास ऐसे होते हैं कि अगर आप एक पन्ना भी पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप रुक नहीं सकते, लगेगा कि हम सारे पढ़ते जाएं। तो ऐसी ही ये उपन्यास है इनके लिखे हुए कि जिसको बस एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो अंत पर ही रुक कर मानते हैं ऐसा लगता है। और ये इस उपन्यास की नायिका है जो वो उनके चरित्रों का जो वर्णन होता था आचार्य चतुर्सेन के, वो भी इतना सजीव होता था कि आपकी आंखों के सामने बिल्कुल लगता था कि खड़े हो गए हैं। बिल्कुल। और जैसे कि इस उपन्यास की नायिका बिल्कुल वैसे ही सजी सवरी, जेवर से लदी हुई वैसे ही दिखाई देती थी, श्रृंगार किए हुए। हाँ, तो वो इस तरह से जब इस तरह से लेखनी समृद्ध होती है किसी की, तो जो पाठक होता है वो और ज्यादा जुड़ता जाता है लेखन से। तो आचार्य चतुर्सेन के बारे में भी यही बात थी। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और वाकई कलम के धनी उपन्यासकार थे वो। और अब हमने बात की वैशाली की नगर वधू की और उसके श्रृंगार की, तो एक गाना सुन लिया जाए। बिल्कुल, श्रृंगार, गानों का भी श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है। सारी रात इंतजार
श्रृंगार की बात तो आपने जी। शुरू कर दी है मंजरी, अब बताइए इरादा क्या है? बस इरादा है कि बस श्रृंगार करते हैं हम और आप मिल करके। अच्छा, तो अभी जी। सखियां क्या करेंगी अगर हमने श्रृंगार शुरू कर दिया? बिल- सखियों को भी शामिल करिए ना इस बिल्कुल, श्रृंगार में। हमारी सखियां तो बिल्कुल शामिल है, हो ही चुकी हैं, बहुत देर से शामिल है और हम बता रहे हैं, तो मुझे लगता है बीच में उठ के वो कुछ श्रृंगार की चीजें ले आई होंगी दोपहर का वक्त है। जैसे कौन सी तो चीजें बताइए? जैसे कि मतलब मुझे याद है कि हमारे समय, हम लोग का जो मतलब अपना टाइम था दोपहर के समय, एक बार वो एक चोटी जरूर करते थे, तो कंघा ले आए, तो बाल अपने झाड़ लिए, थोड़ा सा चेहरे को देख लिया, बार बार शीशे में देखने की आदत थी। तो ये वक्त ऐसा है कि एक बार आपने अपनी चोटी को वापस आप गूंथ सकते हैं। भाई श्रृंगार। देखिए, जी। ठीक है, चोटी गूंथिए, उसमें फूल लगा लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन मुझे आपकी एक बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं, जो जी। आप कह रही हैं, हमारा एक समय था, हमारा एक अब समय आपका नहीं भी समय था, था। वो हमेशा समय रहता है, वो समय तो जी। अभी भी है, श्रृंगार का जी। समय हमेशा रहता है, क्योंकि नारी जी। है, नारी का नारी है श्रृंगार जो बाहर दिखता है, उसके भी श्रृंगार बहुत सारे हैं, जी। और अंदर क्या, तो उसके तमाम श्रृंगार हैं, उसके गुणों के बिल्कुल, श्रृंगार बिल्कुल, हैं। श्रृंगार की बात चलती है राजू जी, तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है इसीलिए मैंने अपने समय की बात करी कि मतलब मैं सिर्फ, हम क्या करते थे, हाँ, इसकी बात है। मैं भी यही कह रही हाँ। हूँ कि आप करती थी नहीं, करती रहिए, हमेशा जी, श्रृंगार बिल्कुल। में ही आप श्रृंगार करिए। अब ये इसकी कोई उम्र नहीं होती बंधी हुई, जी। ऐसा नहीं कि इसी उम्र में आप श्रृंगार करेंगे, और श्रृंगार तो कभी भी कहीं पर भी किया जा बिल्कुल। सकता है। और आप जिस श्रृंगार की बात कर रही हैं, उसमें आप किन किन चीजों को शामिल करती हैं, जरा बताइए तो। हम बहुत सारी चीज़ों को शामिल करते हैं, जिसमें बिंदी है, काजल है, हम्म। और हाथ में कंगन है, चूड़ियाँ है, बिछिया है, पायल है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे बात करेंगे ना श्रृंगार के बारे तो में। फिर शुरू करिए ना, फिर देर तो किस बात की श्रृंगार है? तो राजू जी ये है कि नारी का गहना ही है, और श्रृंगार जो है वो नारी के जीवन का एक आधार भी है, और उसका अधिकार तो है, और अधिकार के साथ साथ नारी का सम्मान है, और उसके जीवन का एक अभिमान भी है। श्रृंगार करना उसे बहुत अच्छा लगता है कि गर्व से फूली नहीं समाती जब श्रृंगार कर लेती है एक नारी, और श्रृंगार करना जो है वो सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। भले चाहे ज़माना कितना भी बदल गया हो, लेकिन नारी को उसका श्रृंगार आज भी उतना ही सम्मानजनक है, प्रिय है, कि वो हर वक्त चाहती है कि मैं श्रृंगार करती रहूं, श्रृंगार में ही रहूं, सुंदर दिखूं। तो ये लालसा पहले भी थी, आज भी, और हमेशा ये चलता ही रहेगा। श्रृंगार करना सबको पसंद है। ये तो बिल्कुल। जी। और श्रृंगार से तो जीवन भरा पड़ा है, जी। जीवन में कई सारे उदाहरण हैं। साहित्य की ही बात अगर हम करें, भारतीय साहित्य की, तो उसी में श्रृंगार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ पढ़ा गया है। 16 श्रृंगार की बात की गई है, और इसकी प्राचीन परंपरा रही है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में षोडश श्रृंगार की गणना का उल्लेख भी मिलता है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें मिलता है, और उनमें कहा गया है, मज्जन, चीर, हार, तिलक, अंजन, कुंडल, नासा मुक्ता, केश विन्यास, चोली, नूपुर, अंगराग, कंकण, चरण राग, करधनी, तांबूल तथा करदर्पण। जी। करदर्पण मतलब एक तरह की अंगूठी। हाँ, मतलब आरसी जो होता है ना, हाँ, जो बड़ी सी रहती है। हाँ, सोने की। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी। क्या आपने कंगन पहन रखा है तो आप शीशे में क्या देखेंगे, वो तो आंख से दिख ही रहा है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब, वो शीशा आप समझ लीजिए। शीशा भी श्रृंगार का, दर्पण श्रृंगार का एक प्रमुख अंग है। जी। और एक अंगूठी होती है जो अंगूठी में पहनी जाती थी, तो उसमें एक सोने के काम में एक बीच में शीशा लगा रहता था, तो जब श्रृंगार हो जाता है तो वो अपने आप को मुख से निहार सकती है, ऐसा भी उसमें रहता था, है ना। तो समय के साथ कुछ श्रृंगार भी बदलते चले गए हैं, लेकिन आज भी कुछ आधुनिक श्रृंगार प्रसाधनों ने उनकी जगह ले ली है। पहले बहुत सारे श्रृंगार होते थे, लेकिन अब उनमें भी बदलाव आता चला गया है, वही सब, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, उनके जो गुण हैं, या उनके बहुत सारे प्रकार बदल गए हैं, बहुत तरीके के हो गए हैं। हाँ, क्योंकि विकास हुआ है, तो विकास के साथ जैसे पहले सिर्फ कुमकुम की बिंदी लगाई जाती थी, तो अब बिंदी के लिए तमाम सारी चीजें प्रचलित हो गई हैं। खास तरह के एक मटेरियल से बिंदी बनती है, और उसमें उसे चिपकाने के लिए भी एक विशेष तरह का पदार्थ उसका प्रयोग किया जाता है। और पहले जैसे ऐसा होता था कि रोली की, या कि फिर कुमकुम की
इस तरह की बिंदियां लगती थी, या रंग लगाते थे, या सिंदूर की गोल सी बिंदी बड़ी सी माथे पर दिखती थी, बड़ी सी बिंदी वो अपनी अनामिका की उंगली से लगाते थे, बड़ी सी बिंदी, वो उसका भी बड़ा चलन था। और आज भी या अलग अलग तरह के जो पाउडर होते थे, चूर्ण होते थे रंगीन, उनको भी बिंदी की तरह सजाने का बहुत प्रचलन था। और वो लिक्विड वाली जो आती थी, छोटी छोटी सी डिब्बियां होती, लाल, हरे, नीले, पीले और सफेद, ये तो आप आगे पहुंच गए। हाँ, वो भी बहुत प्रचलित था और सब लोग उसको लगाते थे, बहुत सुंदर दिखते थे। और बिंदी जो लगाते हैं उसके बारे में कहा गया है कि बिंदी माथे के जो बीचों बीच में लगाई जाती है, और ये जो स्थान होता है बीच का, वो एकाग्रता का केंद्र होता है। माथे के ठीक बीचों बीच बिंदी लगाने से जो होता है, मन प्रसन्न रहता है और मन शांत रहता है। जिस जगह बिंदी लगाई जाती है वहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिस पर उसका प्रेशर पड़ता है और मानसिक तनाव वगैरह वहाँ पर शांत रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कई बार कि वहाँ पर केसर की बिंदी लगा लें। ये जो बिंदी में जो हम पदार्थ उपयोग होते हैं बिंदी बनाने में, उनका भी बहुत महत्व होता है। कई बार ये कहा जाता है कि केसर का वो लगाने से जो यहाँ पर आपका ये चक्र है, ये यहाँ पर शांति बनी रहती है, और इसके साथ ही साथ आपका सोचने का जो रवैया है वो बदलता है। बिल्कुल। और बिंदी भी कितनी तरह की होती है ना, हर रंग की, डिजाइन वाली। और आजकल देखिए ना कितने सुंदर सुंदर पत्ते आ गए हैं, उसमें हर कलर की बिंदी रहती है। और जो कहते हैं जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं उससे मिलते जुलते रंग लगाने का तो बहुत फैशन रहता है। और कभी कभी हम एक बड़ी फिर छोटी ऐसे करके भी बिंदी लगा लेते हैं चेहरे पे, जो बहुत खिलती है, बहुत सुंदर दिखती है, बहुत सुंदर लगती है। तो बिंदी तो कहते हैं कि हर उसकी शोभा होती है, हर मस्तक पर बहुत सुंदर लगती है। और इसी तरह बात आती है हमारे सिंदूर की, तो सिंदूर को भी जो है वो मतलब हर सुहागन, सिंदूर जो है वो हर सुहागन स्त्री का सुहाग का प्रतीक माना गया है। और सिंदूर जो है वो हर व्रत और पूजा में उपयोग किया जाता है, सभी इसको लगाते हैं। और ये जो होता है ये पारे से बना होता है, जो कि सिर के जब नसों पर दबाव डालने के लिए उसका उपयोग, मतलब जब लगाते हैं तो उसका दबाव पड़ता है, और साथ ही ये जो यहाँ पर हमारी ग्रंथियाँ होती हैं उसको वो कंट्रोल करता है। और सिंदूर लगाने से हमने कहा है कि मन शांत होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि सिंदूर को पति की लंबी आयु के लिए माना जाता है, हर सुहागन स्त्रियां उसको लगाती हैं, चाहे वो बहुत तरह के सिंदूर, जैसे लाल रंग का है, नारंगी सिंदूर है, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर मांग टीका की बात करें तो मांग टीका जो है वो मांग में सजता है, और मांग टीका के अलग अलग रूप होते हैं। किसी मांग टीका में सिर्फ ऐसे गोल सा बना रहता है और एक ऐसे लंबी सी झालर लगी रहती है जिसे कर लेते हैं। कभी कभी मांग टीका सिर्फ यहाँ पर किनारे पे रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि मांग टीका पूरा यहाँ पीछे की तरफ भी जाती है उसकी एक लड़, और दो लड़ जो है वो ऐसे करके माथे के किनारे किनारे आके यूं जाती हैं। कितना खूबसूरत लगता है, गोल, और कितने सारे आकार होते हैं, और अलग अलग तरीके से बनता है, मतलब धातुओं से भी बनता है, और अलग अलग तरह के रत्न जटित भी होता है। तो मांग टीके की तो बात ही क्या है। और मांग टीके देखिए ना, आजकल फैशन के हिसाब से जो आर्टिफिशियल आ रहे हैं वो कितने बड़े बड़े आ रहे हैं कि आपने लहंगा वगैरह पहना और उस पर एक लगा लिया, वो अपने आप में काफी हो गया है। बस जरूरी नहीं, उसमें बिंदी भी नहीं लगाते, आजकल के फैशन के हिसाब से बिंदी भी नहीं लगाते लोग, सिर्फ एक मांग टीका होता है। तो आजकल सब लड़कियां भी बहुत जो मैरिड होती वो तो लगाती, शादीशुदा होती वो तो लगाती, लेकिन जो हमारी और कन्याएं होती, कुंवारी लड़कियां होती, वो भी श्रृंगार में इसको इस्तेमाल करती हैं और बहुत सुंदर दिखती हैं। तो आगे हम लोग क्या करें, श्रृंगार की बात चल रही है तो हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए, फिर हम लोग आगे बातें करते हैं बहुत सारी। बिल्कुल। तेरी बिंदिया
लगे है यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगे है यूं। सजनिया जब से मेरी बनके ठुमक ठुमक चले है, जब तू मेरी नस नस खनके, तू आई है सजनिया। बिंदिया की बात, भाई क्या चमकती हुई बिंदिया है। कई बार तो लोग बिंदिया की तुलना सूरजमुखी से करते हैं। बिल्कुल, और होती ही ऐसी प्यारी सी बिंदिया है, छोटी बड़ी खिलती है, उससे माथा खिल जाता है। और मांग टीके का तो कहना ही क्या, वो तो शान बढ़ा देता है। मंजरी, वैसे एक बात ये है कि अगर श्रृंगार में अगर काजल ना हो, कजरारी कजरारी आंखों का तो कुछ और ही वो होता है, वर्णन उनका बड़ी खूबी से किया गया है, कजरारे नयन जी। तो काजल भी बहुत एक आवश्यक अंग बन जाता है श्रृंगार का। और काजल नहीं लगाया तो सब सुना सुना लगता है, पूरा श्रृंगार आंखें लगेंगी, कुछ लगाया ही नहीं है। और बहुत सभी लोग काजल लगाना पसंद करते हैं। वैसे कई बार ये भी होता है ना कि जो लोग हमेशा काजल लगाते हैं, वो अगर कभी काजल ना लगाए तो लगता है अरे बीमार हो गए क्या, या कुछ उनकी तबीयत खराब है, कुछ ऐसा है, या कुछ मन ठीक नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन काजल जो लगाते रहते हैं तो वो इसमें कभी भी चूक नहीं करते। वैसे जरूरी नहीं है, बहुत से लोगों को काजल लगाना नहीं भी पसंद होता। और कई बार जो नहीं लगाते हैं ना, वो काजल लगा लेते हैं तो लगता है कि क्या लगा लिया, अजीब सा लगता है। तो सब
सब अपने मन के ऊपर होता है निर्भर हाँ। कि किसको काजल अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता। किसी जो हमेशा नहीं लगाता है काजल, वो एक बार लगा लेगा तो फिर अजीब सा लगना स्वाभाविक बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और जब काजल लगा लेते तो आंखें थोड़ी-सी, जिनकी छोटी आंखें होती हैं, इस तरह से काजल लगाया जाता है कि वो बड़ी दिखने लगती हैं। तो और आजकल तो बहुत उसके सारे पैटर्न भी चल गए बहुत, हैं बहुत। लगाने के। लिक्विड काजल आ गया है, इसके पेंसिल अलावा है। पेंसिल है, और उसको अलग-अलग तरीके के अलग-अलग रंगों में भी आ गया है, जी। जिससे आप अपने काजल को और उठान दे सकते हैं। बिल्कुल, और कितनी उसकी बढ़िया-बढ़िया हम देखते हैं लड़कियाँ लगाती हैं, एकदम तिरछी एकदम बना देती है, काजल की लाइन किनारे तक ले जाती है, तो बड़ा सुंदर लगता है। हालाँकि हम कभी एक बार हमने ट्राई किया तो मेरे को नहीं अच्छा लगा, वो तिरछी सी नोक काजल की। तो लेकिन औरों को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये हाँ, कितना सुंदर और लगाया है। कई बार तो ये देखा भी है कि अभ्यास किया जाता है बाकायदा इस चीज़ का, कि काजल कैसे अच्छा सा सुंदर सा लग जाए। जी। वैसे ये है कि पहले हमारे हमारे घरों में भी, हमारी परंपराओं में, भारतीय परंपरा में भी काजल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे जब बालक का जन्म, बच्चे का जन्म होता है, शिशु जन्म के समय बुआ काजल हाँ, लगाती वो है। एक चांदी की एक होती है, पीछे से डंडी लगी रहती है, उसको क्या बोलते हैं, काजल की डिबिया टाइप की होती है ना, उसके 2 ढक्कन और लगे बल्कि रहते उस पर कई सोहर भी हैं जी। कि दैया रे दैया लल्ले को हाँ। नजर लागी, मैं काजल की डिबिया लेके बिल्कुल, आपने ये भागी। गाना हाँ। ऐसा मतलब बोला है, अगर गा देती तो बड़ा मजा आता। और फिर हम छोटी सी तो ढोलक फिर भी आप सोचते काजल की हैं। बात भूल जाती ना, इसीलिए हम जी। नहीं गा रहे हैं। हाँ। तो काजल का अपना एक जी। अलग स्थान है भारतीय परंपराओं में भी, और शिशु को काजल लगाने के। अच्छा, ऐसे ही जब शादी के वक्त बनने को भी काजल लगाया जाता है, जब उसके पीछे जाता नेक भी है। तो मिलता है, जो काजल लगाता है, भाभी लगाती है काजल, हाँ। तो नेक भी मिलता है। और कहते हैं कि काजल भी जो घर में बनाते हैं वो तो बहुत शुद्ध रहता है, उसमें बहुत सारी सामग्री डाल के बनाई जाती है। हम देखते थे अपने घरों में कि बनाया जाता था, थाली में फूल की थाली होती थी, उसमें वो और सारा हाथ कितने साफ किए जाते थे बहुत, काजल बनाने से घंटों पहले। उसको घिसना पड़ता था, तब बढ़िया काजल तैयार होता था। तो वो आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता था कि ऐसी सामग्री पड़ती थी, औषधीय होती थी सारी चीज़ें। लेकिन जो बाजार में भी हमें काजल बहुत ध्यान से खरीदना चाहिए कि भाई सही काजल है या नहीं है। कभी-कभी आँखों में प्रॉब्लम भी हो सकती है। और वैसे कहते हैं जब अच्छा काजल होता है तो आपकी आँखों की रोशनी अच्छी होती है, और उससे क्या कहते हैं कि ठंडक भी पहुँचती है काजल लगाने से। हाँ, अगर औषधीय गुण हाँ, है औषधीय उसमें तो गुण का काजल बिल्कुल है तो। ऐसा होता है। वैसे आजकल जो नवजात शिशु होते हैं, उनको डॉक्टर्स मना कर देते हैं जी, काजल जी। लगाने के लिए, कि काजल ना लगाया जाए। और मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि कई बार बहुत से बच्चों को इधर मैंने देखा, तो लगता है जैसे काजल का प्रचलन ही खत्म हो गया है। जी, जी। अब काजल नहीं लगता, वरना नज़र के टीके के तौर हाँ, पे वो जो साइड में डिठौना ले लगता था एक जी। छोटा-सा, वो जी। डिठौना देखने के लिए आँखें तरस जाती हैं कई जी। बार शिशुओं के। लेकिन अब काजल का प्रचलन जो है वो कम होता जा रहा है। अब आईब्रो पेंसिल का और दूसरी तरह के काजलों का जो बच्चियां लगा रही हैं, स्त्रियां लगा रही हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो जी, गया जी। है। अब शिशुओं को काजल नहीं लगाया जाता। तो ये बात भी सही है, क्योंकि डॉक्टर्स की बात भी माननी जी। चाहिए। डॉक्टर कुछ बता रहे हैं तो वो कुछ विशेषज्ञ हैं उस समय बात के। परिवर्तन हुआ है, चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, तो इस तरह से बच्चों, छोटे शिशु हैं, उनके लिए तो फिर दिक्कत है, तो फिर नहीं ही लगाना चाहिए। बहुत सी चीज़ों में डॉक्टर ने मना किया है कि और अब हम उस तरह से काजल बनाते भी नहीं जैसे कभी बना करता जी, था। ये बात आपने बिल्कुल सही करी। और अब तो सीधा है कि बाजार गए, पेंसिल खरीद लाए और लगा लिया काजल। तो अब ये हो गया है। नहीं, लेकिन उसका भी कुछ अलग ही आनंद है भाई, जी। गजरा लगा के, अगली वो बार हम आपने आपसे बताया ना, मिलेंगे। नोके निकाल के। अगली बार आपसे मिलेंगे ना काजल वजल लगा के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
संग ना हम संग ना डोलोगे, संग ना डोलोगे, ना डोलो ना डोलो। मैं भी बोलूंगी नहीं, तुम संग डोलूंगी नहीं। करूं पर मैं क्या, बस में नहीं जिया। ओ आई मैं तो आई रे आई, मोहे लाई मिलन धुन पिया की। हो गजरा लगा के, रे बिंदिया सजा के। ओ आई मैं तो आई रे आई, मोहे लाई मिलन धुन पिया की। लो मैं ही हारी रे, लो मैं ही हारी रे हारी रे हारी। भई तुम पे भई तुम पे वारी रे, सैया तुम पे वारी रे वारी रे वारी। ए जी अब तो बोल दो, मान जाओ अखियाँ खोल दो। बल में जागो रे, डरवा लगो रे। ओ आई मैं तो आई रे आई, मोहे लाई मिलन धुन पिया की। ओ गजरा लगा के, रे बिंदिया सजा के। ओ आई मैं तो आई रे आई, मोहे लाई मिलन धुन पिया की। ओ आई मैं तो आई रे आई, मोहे लाई मिलन धुन पिया। भाई ये जो 16 श्रृंगारों की बात आप कर रही हैं, इनका एक अच्छा, महत्व सिर्फ हम भी थोड़ी ना कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम भी कर रहे हैं, और हमारी सखियां भी आसपास जहाँ पर अपने रेडियो के पास बैठ के, और पास में जो सहेलियां होंगी उनसे यही बातें कर रही होंगी आज की, हाँ अरे वो भी तो होता है, वो भी तो हम पहनते हैं। सही तो बात है। ये अपने को सजाने के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ाने का भी जी। एक तरीका है श्रृंगार करना। जी। और इस श्रृंगार का एक बहुत अहम हिस्सा है नथ। जी, नथ भी बहुत तरह की होती हैं और बहुत अलग अलग डिजाइन की बनने बिल्कुल। लगी हैं और पहनी जाती हैं। परंपराओं में नथ का बहुत महत्व रहता है, बहुत। विवाह के समय नथ पहनाई जाती है। और इसके साथ ही साथ जो नथ का जो एक खास पॉइंट पे जो छेद होता है, उसे भी एक्यूप्रेशर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता बिल्कुल है। सही कहा आपने। और विवाह के समय आजकल जो सब पसंद करते हैं, तो वो तार वाली जो होती है, बड़ी सी नथ होती है, उसमें कुछ मोती नग वगैरह लगे रहते हैं, वो बहुत पसंद की जाती है। और कुछ होती है जो सोने की एकदम जड़ाऊ होती हैं, वो भी लोगों को पसंद आती है। तो सब की अपनी अपनी पसंद पर नथ लोग पहनते हैं। और इसी तरह नथ के साथ साथ मंगलसूत्र की बात आती है। मंगलसूत्र जो है वो विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत ही हाँ, मंगलसूत्र पहन लीजिए, हार पहन लीजिए, माला पहन लीजिए, आप जो भी चाहे वो पहन लीजिए, मतलब गले में भी एक अच्छा सा कुछ सजा शोभा लीजिए, बढ़ाता, महत्वपूर्ण होता है। और इसी तरह आप कान की बात करते हैं तो कान में झुमके, बालियां कितनी तरीके होती है, वो पहनते हैं। और जब बाजू बंद होता है, जो बाजू पे बांधते कसते, तो इन सबको जब हम पहनते हैं ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर तो हमारे पड़ता ही है। अरे भाई, आप दौड़कर बाजू बंद पे पहुंच गई, जरा कान फूलों की तो बात कर लीजिए ना, कि कितने सुंदर सुंदर झुमके पहने जाते हैं, कितने सुंदर सुंदर टॉप, बालियां पहनी जाती हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया मेरी बात। लेकिन उसमें एक्यूप्रेशर की बात आपने नहीं बताई, जिसका एक महत्व होता है बकायदा। आप बताएंगी ना कि आप बाजूबंद पे पहुंच गई ना, तो मुझे फिर से अब कान तक आना पड़ रहा है मंजरी, क्योंकि वो कान, जब अगर हम कान इसलिए छिदाए जाते हैं कि उनसे जो शरीर का एक विशिष्ट भाग है कान, और इससे रक्त संचालन का कार्य संचालित होता है। तो इसमें यहाँ पर छेद करने की वजह से उसको
उस पर एक खास नस पर दबाव हाँ, पड़ता दबाव है पड़ता और है। आपका रक्त संचालन अच्छी तरह से होता जी, है। और बहुत बड़ी-बड़ी सुंदर-सुंदर जो झुमकियाँ होती हैं, हम्म। वो हर उस पे अच्छी लगती हैं। और बाला है भी ना? तो होता है ना, बाला उसके चंदा का गाने जैसे। कितने, हाँ, झुमका गिरा रे हाँ। बरेली की बाजार में। यानी इन सब चीज़ों पर गाने भी कितने सुंदर-सुंदर बने हुए हैं। वाकई वाकई। तो देखिए फिर हम बाजूबंद पे आई गए, बाजूबंद की बात हमने करी हाँ हुई, हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ। अब तो ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बाजूबंद पर एकदम जम गई हैं। जम चलिए, गए। हाँ बताइए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं कंगन और चूड़ियों की। चूड़ियाँ खनकती होती हैं तो मन को वैसे ही लुभाती हैं जब बड़े-बड़े हाथ पहन लेती हैं। सभी लोग जो जिसको पसंद है चूड़ियाँ पहनना, तो वो बहुत अच्छी लगती है। और कितने रंग की चूड़ियाँ होती हैं, लाल काँच की चूड़ियाँ हैं, ये लाख की चूड़ियाँ भी बहुत लोग पसंद करते हैं। कंगन भी अगर बहुत ज़्यादा नहीं पहनना है तो कंगन पहन कर एक हाथ में घड़ी पहन के भी अपने श्रृंगार को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी वैसे ये कहा गया है जी। कि जो चूड़ियों की खन-खन होती है, जी। वो जैसे जब हम पूजा की घंटी बजाते हैं तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, उसी तरह बिल्कुल। जो चूड़ियों की खन-खन होती है ना, जी। उससे भी आपके चारों तरफ जो आपका ऑरा है, आपके चारों तरफ जो एक सूक्ष्म शरीर है, जी। उसमें जो है एनर्जी जागृत होने लगती है बिल्कुल। और उस खन-खन से जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर होने लगती हैं। बिल्कुल। तो भाई चूड़ियों का तो अपना ही महत्व है और अपनी ही शोभा है। कभी कांच की चूड़ियां खन-खन खन-खन जी। करती हुई, और मेटल की भी चूड़ियां मेटल आजकल की बहुत भी है, चढ़ी हैं। मेटल की है, प्लास्टिक की भी है। हम्म। ये सब चूड़ियाँ बहुत चलन में है। काँच की अगर जल्दी टूटती हैं तो लोग सोचते हैं प्लास्टिक की पहन के काम चला, लेकिन ज़्यादातर काँच की ही चूड़ियाँ पसंद की जाती हैं पहनने के हिसाब से। तो फिर चूड़ी के बाद उसके बाद अंगूठी आ गई, और जी। अंगूठी में भी तरह तरह के डिजाइन होते हैं। अंगूठी भी आपकी इंडेक्स फिंगर में पहन लीजिए, अनामिका में पहन लीजिए, या कि आपकी ये सबसे जो छोटी उंगली है उसमें भी बहुत से लोग छल्ले पहनते हैं। जी, छल्ले तरह-तरह की अंगूठियाँ होती है। पूरी अलग अलग तरह का चलन है। अच्छा, ऐसा लगता है ना कि पूरे हाथों में अंगूठियाँ हो, ऐसा मन करता है तो ना फिर श्रृंगार हथफूल भी तो होते हैं ना जी, मंजीरी। हथफूल आपने सही किया कि हथफूल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हथफूल पूरे टाइम तो नहीं पहन सकते, और अंगूठियाँ हैं कि 3-4 हम पहन सकते हैं। तो और इसके बाद होता है कमरबंद या कमरपेटी। इसका भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये जेवर भी ऐसा होता है जो शरीर की, स्त्रियों के शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है। ये कमर पर टिका होता है, और कभी चौड़ी सी बेल्ट होती है, या कि पूरी कमर को कवर हाँ, करती, या एक चेन जैसा होता है। हाँ, तो चांदी का, सोने का, अलग अलग धातुओं का होता है। लेकिन ये जो है बहुत सी समस्याओं में भी बहुत कहा जाता है ऐसा कि ये कमर में होने की वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। और शादी के समय जब लहंगे पे किनारे से पहनते हैं, जो आधी पहनते हैं, वो बहुत सुंदर लगती है। और इसी तरह बात आती है पायल की। तो कहते हैं कि पायल तो पैरों में, और वो भी खूब घुंघरू वाली हो, तो फिर जब चलते हैं रुंझुन रुंझुन हो, हाँ, तो बहुत मन को भाती है। और पायल जो कि पैरों में पहनते हैं तो वहाँ पर भी एक प्रेशर तो पड़ता ही है, और एक तो शीतलता, चांदी की पायल होती है तो शीतलता पहुँचाती है, और हड्डियों पर भी रगड़ जब उसकी होती है तो हड्डियों के लिए भी उसको मजबूती प्रदान करती है पायल। तो पायल तो हर तरीके की अच्छी लगती है। भाई पायल के भी तो कितने सारे रूप हैं, मतलब आप तोड़े पहन लीजिए, आप पैजनिया पहन लीजिए, बिल्कुल। और आप वो जो मोटे मोटे कड़े होते हैं, हाँ, वो पहन लीजिए। वो भी पतली सी चांदी की कड़ी चूड़ी जैसे होते थे, वो भी हम देखते थे। और जब पनघट पे जाती दिखती हैं कड़े वाले, वो मोटे मोटे चांदी के पहन के, तो बहुत सुंदर लगता है। मंजरी बहुत शौकीन है भाई। तो ये जो वाकई ये जो जेवर होते हैं, ये वाकई मन तो मोह लेते हैं। और पायल के साथ साथ बिछुआ भी होता है ना, बिछुआ के साथ भी यही बात है कि वो एक्यूप्रेशर, जो खास उंगलियां होती हैं, वहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट पे असर करता है। तो इसका भी अपना अलग महत्व है। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये सारे जेवर जो हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत पे एक पॉजिटिव असर डालने में मदद करते हैं। तो इन जेवरों का जो ये योगदान है, इसको तो भूला ही नहीं जा सकता। और इसके साथ साथ आपने जो पायल की रुंझुन की बात की, और इतने सारे जेवरों में जो खन 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 रुंझुन रुंझुन होता है, उसमें तो क्या ही आनंद होता है। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले रे
बोले पायलिया मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले चुम चनन बोले जनक जन बोले चुम चनन बोले जनक जन बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले पायलिया मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले दा दिता ता दिता ता दिता तिटक तग दिगिन धान दिक टिक तग दिगिन दा 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 दिता ता दिता ता दिता तिटक तग दिगिन पग पग नाच रे पग पग नाच रे घुंघरू की दासी पग पग नाच रे घुंघरू की दासी एक पग राधा जैसी एक पग मीरा जैसी एक पग राधा जैसी एक पग मीरा जैसी सांवरे की बोली बोले पायलिया बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले झनक झन बोले छुम छलाना बोले झनक झन बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले पायलिया मीठे बोल विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने पूछूं तो मैं जरा दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना। youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी अपनी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR ऐप, या ऑल इंडिया रेडियो लाइव हर समय
हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड, दे दे तू जरा मन का रेडियो, बजने दे जरा गम को भूल कर जी ले। भाई मंजरी, मैं ये सोच रही थी कि भाई सब तो आपने पहन लिया जी। मेहंदी लगाई कि नहीं लगाई? मेहंदी भी लगा लेंगे। श्रृंगार में मेहंदी और महावर का भी, और पैरों में महावर बहुत बड़ा उसका योगदान होता है, और बालों में गजरा। हाँ भाई, गजरा, और फिर जब हम लहंगा महंगा पहन के तैयार होते हैं सारा श्रृंगार करके, तो बस अच्छा ही लगता है ना? ये तो है बिल्कुल। तो मेहंदी, महावर, गजरा और दूसरे श्रृंगार की सारी चीजें तो आज मंजरी ने जुटा ली, और खूब सुंदर सा श्रृंगार का सुगंध भी, इत्र भी लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। श्रृंगार में इत्र तो बहुत जरूरी है। सारा श्रृंगार हो गया तो सुनिए ना, फिर हम लोगों ने शायद मेहंदी से शुरू करना चाहिए था, और उससे भी पहले हमें उपटन से शुरू करना चाहिए था, क्योंकि उपटन का भी श्रृंगार में बहुत बड़ा स्थान है, एक अलग सा ही उसका महत्व है। और उपटन भी तरह तरह के पारंपरिक उपटन प्रचलित हैं, जिनका अपना ही एक अलग महत्व होता है। और उपटन से श्रृंगार जो रूप होता है, त्वचा होती है, वो निखर सी जाती है, त्वचा को निखारने के लिए। उसके अलावा खुशबू के लिए भी वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भाई इन सब के बारे में भी हमें बताना तो चाहते थे, लेकिन अब क्या करें, समय नहीं है। तो अब अपनी सखियों से हम इजाजत लेंगे। आप सभी को राजुल और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।